हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में बने हैं श्री भूपेंद्र पटेल जी और हिमाचल प्रदेश में बने हैं सुखविंदर सिंह। ठीक है, चलिए सब लोग निकालिए, ध्यान दीजिएगा। चुनाव से रिलेटेड सवाल किस महीना में होगा चुनाव, लेंदी बना के पूछता है बीपीएससी। हाँ, और बाकी जनरल कंपटीशन में मुख्यमंत्री वगैरह का नाम ग्रुप डी वगैरह में पूछा जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बाकी आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉलेज के लेवल पे तो होना ही चाहिए, कितना सदस्यीय था, है ना, विपक्ष को कितना मिला, पक्ष को कितना मिला, ये सारी जानकारी आपको ओवरऑल होनी चाहिए। पिछली बार की तुलना में इस बार किसको सीट ज्यादा हुआ, किसको कम हुआ। हाँ, तो नॉलेज बढ़ाना है यूपीएससी वाले को, सवाल कुछ भी आ सकता है। बाकी जनरल कंपटीशन में बोल दिए कि ग्रुप सी और डी लेवल का जो सवाल होगा जनरली मुख्यमंत्री राज्यपाल, ये दो सवाल होगा, है ना। और बीपीएससी थोड़ा डेट पूछ देगा, कौना महीना में चुनाव हुआ, इस टाइप का सवाल बीपीएससी पूछ देता है। मैंने कौन मुख्यमंत्री बना, किसको कितना सीट मिला नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ देगा कि किस महीने में चुनाव हुआ। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में नवंबर दिसंबर 2022 कब हुआ? 22 में संपन्न विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा एवं कांग्रेस दोनों के लिए ही संतोषजनक रहे। गुजरात में प्रचंड बहुमत से सत्ता पर कब्जा बरकरार कर लगातार सातवीं बार सत्ता में आने का रिकॉर्ड भाजपा ने ही जहां स्थापित किया है, वहीं हिमाचल प्रदेश में हर 5 वर्ष पश्चात सत्ता परिवर्तन की 1985 से चली आ रही परंपरा को मतदाताओं ने कायम रखा है। गजब वहां टेंडेंसी है। और भाई इस बार मान कांग्रेस, अगले बार बीजेपी, इस बार कांग्रेस, अगले बार बीजेपी, बड़ा बढ़िया करता है। हाँ, एकदम चेंज करते रहता है वहां का लोग। तो हर 5 वर्ष बाद सत्ता परिवर्तन की 1985 से चली आ रही परंपरा को मतदाताओं ने कायम रखा है तथा पिछले वर्ष यानी 5 वर्षों से विपक्ष में रही कांग्रेस को सत्ता में वापसी इस बार हो गई है। गुजरात की 15वीं विधानसभा की 182 सीटों के लिए, कितने सीटों के लिए मतदान कितने चरण में? 2 चरणों में। कौ तारीख को? 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को कराए गए तथा सभी सीटों पर मतगणना जो है, मतगणना कौ तारीख को हुआ? तो मतगणना की तिथि 8 दिसंबर को रखिएगा। इस बार भी राज्य में मोदी लहर ऐसी चली कि 182 में से भरिए कटिए 156 सीटें भाजपा के खाते में गई। पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में 182 में से 99 को सीट आया था भाजपा को, और इस बार सीधे कितना बढ़ा दिया, 57 सीट। विजय दर्ज कर बहुमत सरकार गठन भाजपा ने किया। पिछली बार 77 सीटों पर विजयी रही कांग्रेस को इस बार इतनी सीटें भी नहीं मिले कि उसे विपक्ष के नेता का पद प्राप्त हो सके। और आपको पता है, पढ़ाए हैं कि विपक्ष के नेता का दर्जा किसको मिलता है? उसके लिए कम से कम 10% कुल सीटों का कितना, यानी किसी भी दल को जब नहीं मिला तो कोई भी दल विपक्ष का दर्जा नहीं ले पाएगा। विपक्ष रहेगा, दर्जा नहीं रहेगा, होता है ना। हाँ, संवैधानिक रूप से नहीं रहेगा लेकिन विपक्ष रहेगा, इस तरीके से। इसके लिए कम से कम 19 सीटें होना आवश्यक है, जबकि पार्टी की सीटों की संख्या 17 ही पर समट गया। पहली बार राज्य में चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी, गुजरात में उतरा था ना, कोई यद्यपि 5 सीटों पर ही सफलता मिली तथापि 12% वोट उसने प्राप्त करके कांग्रेस के लिए चिंता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मात्र 5 गो सीट मिला है लेकिन वोट मिला है 12%, ये बहुत, यानी इसका जो कैंडिडेट हारा है ना, कम अंतर से हारा है ना। तो यानी अगला बार का टक्कर जो होगा वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, यानी जनता का जो अभी रुझान है उस रुझान के आधार पे ये कहा जा सकता है। और इसी 12% सीट के चलते आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया। इस तरह से वर्तमान में राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियों की संख्या 9 हो गई है, न्यूज में है ना। इसलिए क्योंकि भाजपा की स्थिति की सुदृढ़ता तथा कांग्रेस की कमजोर स्थिति देखते हुए यह स्पष्ट है कि इसे मिले मत कांग्रेस के खाते से ही गए हैं। पहली बार समाजवादी पार्टी ने भी एक सीट जीतकर वहां खाता खोल लिया है गुजरात में। एसपी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की पार्टी
भी वहां एगो सीट जीत लिया है, जबकि शेष 3 सीटें जो है निर्दलीय की झोली में गई है। इनमें से एक भाजपा का और एक कांग्रेस का बागी विधायक है था पहले। हाँ, चलिए, गुजरात में लगातार 7वीं बार चुनाव जीतकर भाजपा ऐसी उपलब्धि वाली दूसरी पार्टी बन गई है। इससे पहले वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल में लगातार कितना बार, 8 बार चुनाव जीता। रिकॉर्ड है पूरे भारत में लगातार 8 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड एक पार्टी के नाम, तो वह है वामपंथी पार्टी, वाम दल, है ना। और दूसरा स्थान हो गया बीजेपी का, कहां पे, गुजरात में। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली तथा इससे मिले मतों का प्रतिशत 12.92% रहा। इससे यह पार्टी अब किस दर्जे का पार्टी हो गया, राष्ट्रीय स्तर का पार्टी हो गया। विधानसभा में दलगत स्थिति, भारतीय जनता पार्टी को 2017 में जहां 99 को सीट मिला था, वहीं 2022 में कितना हो गया है, 100। हाँ, कांग्रेस को 77 से 70, मैंने विपक्षी के लिए 19 सीट चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं मिला इसको। आम आदमी पार्टी को 5 गो, समाजवादी पार्टी 1, और ट्राइबल पार्टी को 2 मिला था, 1 को नहीं मिला। कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है, उसको 1 मिला था, नहीं मिला। निर्दलीय पिछले बार भी 3 थे और इस बार भी 3 है। तो इन विधानसभा में दलों की उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए भाजपा ने ही, अंडरलाइन कर सकते हैं, भाजपा ने ही सरकार का गठन वहां किया है। पार्टी आला कमान की पसंद पर निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को ही पुनः मुख्यमंत्री वहां बनाया गया है। अंडरलाइन करिए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, यानी कि गुजरात के राज्यपाल का नाम पता चल गया, हाँ, ने 12 दिसंबर को गांधीनगर में एक समारोह में, है ना, एक समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई। कौन तारीख को दिलाए, 12 को है, राज्यपाल को है, हवा भी आदि आवे के चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के अनेक मुख्यमंत्री व स्टार प्रचारक शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। 60 वर्षीय भूपेंद्र पटेल लगातार कई बार, हाँ, दूसरी बार ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ कुछ मंत्रियों ने भी शपथ इस समारोह में ग्रहण की। पिछली सरकार के 12 मंत्रियों को इस बार मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया है। चलिए, तो ये था गुजरात विधानसभा चुनाव। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट वाला पार्टी बीजेपी है। कितना सीट मिला है, ठीक है, और विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि विपक्षी के लिए 19 सीट चाहिए था, लेकिन कांग्रेस को कितना मिला, 17 ही मिला। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी वहां पर, और कितना सीट लेकर आई, 5 सीट आई। पहली बार वहां समाजवादी पार्टी ने भी अपना खाता खोला। हाँ, और इस दलगत स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, किसने बनाया, बने राज्यपाल का नाम, हाँ, पढ़ा नहीं है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो सवाल बनता है किसने बनाया, राज्यपाल ने बनाया। ठीक है, चलिए अब आइए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए, यानी हिमाचल प्रदेश में कितना सीट है, और गुजरात में 182, तो 68 सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 12 नवंबर को, कौन तारीख को, हाँ, तथा सभी सीटों पर मतगणना 8 दिसंबर को। मतगणना की तिथि क्या रही, चुनाव की तिथि, सीटों की संख्या, हाँ, ऐसे ही नोट बनाइएगा, सीटों की, कुल सीटों की संख्या, मतगणना तिथि, चुनाव तिथि। हाँ, इस पर्वतीय राज्य में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 के चुनाव में 44 सीटें जीतकर सत्ता में थी, जबकि 21 सीटों के साथ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में थी। हर 5 वर्ष में सरकार बदल देने की 1985 से चली आ रही परंपरा पर चलते हुए इस बार कांग्रेस को कितना, 40 सीटें देकर जहां वापस सत्ता में ला दिया है, वहीं बीजेपी, जिसके खाते में 25 सीटें ही इस बार आई, को विपक्ष में ला दिया है। 68 सदस्यीय विधानसभा में 3 सीटें निर्दलीय को मिली है।
तो वहां पे दो पार्टी में लड़ाई था, कांग्रेस और बीजेपी में, है ना। तो कांग्रेस को कितना मिला, 21 पहले मिला था, 40 मिल गया। अब बीजेपी को पहले 44 मिला था, इस बार और निर्दलीय 3 के 3। वहां के लोग बड़ा समझदार लग रहे हैं। हाँ, राज्य में कांग्रेस व बीजेपी की सीटों की संख्या में यद्यपि 40-25 का अंतर रहा, दोनों पार्टियों को मिले मतों के प्रतिशत में अंतर 1% से भी कम, यानी 43.9 और 43 का रहा मात्र। मैंने एकदम हिमाचल प्रदेश के आधा लोग बीजेपी बा, हाँ आधा लोग कांग्रेसी बा। वो 19-20 तनका हो जाला, बस सीट की संख्या बदल जाला। चुनाव से पूर्व कांग्रेस द्वारा दिए गए लुभावने वायदों ने इस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। सभी महिलाओं को 1500 रुपया प्रति माह प्रदान करने तथा बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा के प्रलोभन ने काफी बड़े वर्ग को आकर्षित किया। हाँ, बीजेपी कांग्रेस ने इस बार जो है चुनावी घोषणा पत्र में जारी किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को कितना रुपया महीना, अब बुजुर्ग लोग को तीर्थ यात्रा फ्री में कराया जाएगा। हमने किया ऐसा घोषणा की जरूरत नहीं है, खाली जाति के नारा लगा देना। हमने के चारों ओर से नहीं जाता नहीं सन, जात के चक्कर में ना पैसे खाता नहीं सन, नहीं होता है वो। अंत में ऐसा समीकरण बन जाता है कि सारा खेलवे खराब हो जाता है, सारा जाति पर लाके ये हो जाता है। हम लोग का सरकार को डर थोड़े है कि इन लोग को प्रलोभन देंगे कि आपके यहाँ बिजली फ्री, पानी फ्री, कितना आप फ्री कर दीजिए, एगो जात के नाम बीच में आ जाए, हमारा ना चाहिए, हमारे जात बैठे कुर्सी पर, हो गया। तो जातिवाद इतना बड़ा जहर है बिहार के लिए, अब देख लीजिए। बाकी राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए देखा जाए, छोड़िए। विधानसभा में उपर्युक्त दलगत स्थिति को देखते हुए भाजपा के, है ना, निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने त्याग पत्र 8 दिसंबर को ही दे दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता के लिए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी है, एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखियो नए मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे। विधायक दल की बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के जरिए सभी विधायकों के विचार सुनकर आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुखियो के पक्ष में फैसला सुनाया। हमीरपुर जिले की नादौन सीट से चौथी बार विधायक बने सुखविंदर सिंह सुखियो के पार्टी विधायक, हमको सफोकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, दम घुट रहा है, बोल रहे हैं तो अजय को बुला ले होता। नहीं, इरिटेशन हो जाता है, दम घुटने लगता है, बोल रहे हैं तो दम घुट रहा है। हाँ वही मंगाया। चलिए अंडरलाइन कीजिए। सुखविंदर सिंह सुखियो के पक्ष में फैसला सुनाया। हमीरपुर जिले की नादौन सीट से चौथी बार विधायक बने सुखविंदर सिंह सुखियो को पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने के पश्चात राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर ने 11 दिसंबर, अंडरलाइन कीजिए ना राज्यपाल का नाम, इस अंडरलाइन करते चलिए, राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर। तो पानी लाइए तो। हाँ, 11 दिसंबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में, रिज मैदान कहां पर है, हाँ तो इसी बहाने ये भी इंपॉर्टेंट हो गया मैदान में, उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित अनेक वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। 54 वर्षीय श्री सुखियो राज्य के 15वें मुख्यमंत्री हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। उनके साथ ही पार्टी के एक अन्य नेता मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री को गोल घेरिए, मुकेश अग्निहोत्री। राज्य में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चलिए, आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा का पात्र हो गया है, जैसा अभी तक हम लोग जान ही चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटों के साथ कितना प्रतिशत? 12% वोट प्राप्त करके आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी उपलब्धि यह प्राप्त की है कि इसे अब, अंडरलाइन कीजिए ना, 12%, 5 सीटों के साथ, पूरा अंडरलाइन कीजिए। गुजरात विधानसभा के चुनाव में
5 सीटों के साथ 12% मत प्राप्त करके आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी उपलब्धि यह प्राप्त की है कि इसे अब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। चलिए रहने दीजिए। अभी तक इसे कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था? हाँ, इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। अभी तक इसे 3 राज्यों दिल्ली, पंजाब और गोवा में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था। राष्ट्रीय स्तर के दल के दर्जे के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना, तो ये नियम है कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा उसी पार्टी को मिलता है जो कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर ले, तो उसको ऑटोमेटिक जो है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो 3 राज्यों में इसको पहले से प्राप्त था। कौन कौन? और चौथा राज्य कौन हो गया? गुजरात। उसको राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बना दिया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीती है और 12.92% मत प्राप्त किए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को गुजरात में राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर मान्यता मिल जाएगी। इसी के साथ इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी चुनाव आयोग की तरफ से प्राप्त हो सकेगा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से आम आदमी पार्टी को मिलने वाला लाभ, अब इसका चुनाव चिन्ह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाएगा। जहां झाड़ू छप 4 राज्यों तक ही था, अब पूरे भारत में किसी को झाड़ू छप नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। उसके बाद अपना चुनाव प्रचार करने के लिए जितना भी सरकारी टेलीविजन चैनल है उस पर बराबर समय मिलेगा, है कि ना? बहुत तरह का फायदा होता है। पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी झाड़ू अस्थायी हो जाएगा। इससे आपका पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह होगा। पार्टी का यह झाड़ू चिन्ह उसके लिए रिजर्व होगा। कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब बैलेट ईवीएम में उम्मीदवारों के क्रम में ऊपर नजर आ सकेंगे, है ना? अब ऊपर में इनका क्रम आ जाएगा। पार्टी को देश की राजधानी में एक कार्यालय मिल जाएगा। दिल्ली में अब इनका एगो सरकारी ऑफिस बिना किराया वाला मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी को अब तक मूल्य चुकाकर ही वोटर लिस्ट प्राप्त करनी होती थी। हाँ, लेकिन अब इस पार्टी को अधिकार होगा कि वह हर राज्य में वोटर लिस्ट मुफ्त में पा सके। राष्ट्रीय स्तर पर अब आम आदमी पार्टी 20 से ज्यादा स्टार प्रचारकों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकेगा। 20 से ज्यादा 40 से कम स्टार प्रचारक को अब अपने लिस्ट में शामिल राष्ट्रीय स्तर का पार्टी को दर्जा को मिलता है। इसको राष्ट्रीय दल की पार्टी का दर्जा प्राप्त दल के अध्यक्ष सरकारी आवास पाने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय चुनाव में आम लोगों को संबोधित करने के लिए रेडियो और टेलीविजन पर समय भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब राष्ट्रीय पार्टी जो भी बनता है ना, उसको ये सब सुविधा होता है। ये जनरल कंपटीशन का भी सवाल है, मतलब जीके का भी सवाल है, इसीलिए इसको लिख लीजिएगा, है ना, कि कोई भी दल जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है तो उसे क्या क्या सुविधा मिलता है। इस सुविधा को क्या कीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। ये अंडरलाइन कीजिए। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने से देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितना? 9 हो जाएगी। अभी तक कौ दल को? 8। कौन कौन? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी को ही राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में दर्जा प्राप्त था। चलिए आम आदमी पार्टी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। ऐसे यह मूल कानून जो है 1972 का कानून है, इसमें कुछ संशोधन ये किए गए हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े लगभग 50 वर्ष पुराने 1972 के कानून में संशोधन के लिए एक नया वन्य जीव संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने 8 दिसंबर 2022 को पारित किया है। लोकसभा में यह संशोधन विधेयक पहले ही 2 अगस्त 2022 को पारित हो चुका है। दोनों सदनों के पारित होने के बाद विधेयक कहां गया और उसके बाद अधिनियम का रूप ले लेगा।
तो वन्य जीव संरक्षण संबंधी मामले अभी तक अलग अलग विभिन्न कानूनों द्वारा निपटे जाते थे। नया संशोधन अधिनियम प्रभावी होने से अब एक ही अधिनियम के तहत वन्य जीवों के संरक्षण, विदेशी प्रजातियों के पौधों एवं पशुओं के अवैध आयात निर्यात की रोकथाम, वन भूमि के संरक्षण एवं वन क्षेत्र में सदियों से आ रही जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के अधिकार प्राप्त होंगे। वन जीवों के अवैध व्यापार एवं इनसे जुड़े अपराधों के लिए जुर्माना में वृद्धि का प्रावधान भी संशोधित अधिनियम में किया गया है। ऐसे अपराधों के लिए अधिकतम 25,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान अभी तक था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया। संशोधित अधिनियम लाने का उद्देश्य वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत भारत के दायित्व को प्रभावी करने का प्रयास करना है। इसके लिए लाए गए विधेयक पर चर्चा के दौरान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सदन को बताया कि साइट्स के तहत वन्य जीव संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र ढांचे का आवश्यकता है, जिसे पूरा करने का प्रयास इस विधेयक के जरिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट, फ्रांस के 36वां अंतिम राफेल भारत पहुंच गया अब, ठीक है। तो राफेल का जो सौदा हुआ था फ्रांस के साथ, वो फाइनल भारत में आ चुका है। राफेल विमान का नाम है, हाँ मिसाइल ढोएगा ये, इससे मिसाइल छोड़ा जाएगा। हाँ, सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ संपन्न समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 36 गो राफेल लड़ाकू विमानों का अंतिम यानी 36वां विमान 15 दिसंबर 2022 को भारत को प्राप्त हो गया है। इस सौदे के 35 विमानों की आपूर्ति पहले ही यानी 22 फरवरी 2022 तक की जा चुकी थी तथा कुछ और लेटेस्ट तकनीक के इस्तेमाल के पश्चात 36वां और अंतिम विमान अब दिसंबर 2022 में भारत को प्राप्त हुआ है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद मार्ग में एयरक्राफ्ट से आकाश में ही ईंधन लेते हुए, समझे, आकाश में ईंधन ले लेता है। 22 दिसंबर 2022 को यह अंतिम विमान भारत पहुंचा। इससे पहले 3 विमानों की पिछली खेप 22 फरवरी 2022 को भारत को प्राप्त हुई थी, जिससे भारत को मिले राफेल विमानों की संख्या 35 हो गई थी और ये 36वां है। फ्रांस की, अंडरलाइन कर सकते कौन कंपनी बनाया है, तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट काफी चर्चित विमान है, इसीलिए इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़िएगा लोग। डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित ऐसे 36 विमानों की खरीद के लिए 7.87 अरब यूरो यानी 9 अरब डॉलर यानी 58,000 करोड़ रुपया में 36 गो बटा कॉल वो कहते हम नहीं खरीद लिया कहा लगा डसॉल्ट के, हाँ डसॉल्ट के दे दिया एगो, लेकिन फिर लाइसेंस वाइसेंस प्राप्त करता इतना रुपये ना हुई हमने करेम तो करेम का भाई के थोड़े मारल जी देखो पटीदार के मारे ला अब राफेल ले आवल जी का। चलिए, हाँ तो बोला भारत में बाना 36 गो, पाकिस्तान के मारे ला बाना, अब वो खरीद ले ऐसा थोड़े बाकी बैठा रहेला। हाँ चलिए हो गया। भारत सरकार ने 23 सितंबर 2016 को संपन्न किया था, मैंने इसका सौदा जो है कब संपन्न हुआ था 2016 में। इस सौदे के 5 विमानों की पहली खेप, सबसे पहला खेप 29 जुलाई 2020 को तथा 3 विमानों की दूसरी खेप 4 नवंबर 2020 को भारत को प्राप्त हुई थी। इस श्रृंखला में 3 अन्य विमान 27 जनवरी 2021 को, 3 विमान 31 मार्च 2021 को, 4 विमान 21 अप्रैल 2021 को, 3 विमान 6 मई 2021 को और फाइनली 24 फरवरी 2022 को 3 और लास्ट में एगो हमनी के बचगल को तारीख आई 15 दिसंबर 2022 के। 36वां राफेल विमान की प्राप्ति के साथ ही सितंबर 2016 में संपन्न समझौता पूरा हो गया है। भारत में इन विमानों को हरियाणा में अंबाला में तथा पश्चिम बंगाल में हासीमारा में तैनात किया गया है। वेरी गुड। पीबीआई इसको कहां तैनात किया गया है? 2 जगह, हरियाणा के अंबाला में
और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में। इन विमानों के स्क्वाड्रन को मैंने चलाए वाला पायलट को गोल्डन एरो नाम दिया गया है। भारत में राफेल विमानों को हवा से हवा में मार करने वाली, कहां से कहां, अंडरलाइन कर लीजिए, हाँ, मिटियोर्स एवं हवा से जमीन में मार करने वाली स्कॉल्प मिसाइलों के अतिरिक्त हैमर मिसाइलों से भी लैस किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, इसको VVI में रखिएगा। राफेल को किस देश के साथ, कौन देश से किना गया है? जनरल कंपटीशन इतने काफी हुआ, इतना याद रह जाए तो काम चल जाए, गारंटी ऐसे बाहर ना जाए CD के एग्जाम में, ठीक है। अब बाकी कुल कहोगे, इन सब कहोगे, इस तरह से दम घुटता, लक्षण ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, आयुष चिकित्सा प्रणालियों के लिए 3 नए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। आयुष आयुर्वेदिक इलाज करे खातिर, है ना, 3 गो नया संस्थान खोलियन, मोदी जी खोलियो दिलन सब। हाँ, पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणालियों के शिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान, कहां कहां, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, और तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की स्थापना देश में की गई है, जिसका लोकार्पण मोदी जी ने 11 दिसंबर 2022 को किया। इनमें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, अंडरलाइन कर लीजिए VVI रूप में, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में पणजी में, ठीक बा। आयुर्वेद चिकित्सा की शिक्षा, अनुसंधान एवं चिकित्सा की सुविधा इस संस्थान में उपलब्ध होगी। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपको ऑनर्स का डिग्री, PhD, MA, सब डिग्री वहीं से मिलेगा और डॉक्टर बनिएगा। वहीं यूनानी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, कहां पर, गाजियाबाद। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहां पर, उत्तर भारत में इस तरह का पहला संस्थान बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का एक सैटेलाइट केंद्र होगा, जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ अन्य राज्य के लोगों एवं विदेशी नागरिकों को भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के प्रोत्साहन के लिए, अंडरलाइन कीजिए, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान की स्थापना कहां पे, दिल्ली में। तो 3 जगह हो गए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा पणजी, यूनानी चिकित्सा प्रणाली को गाजियाबाद, और होम्योपैथी दिल्ली। विश्व VVI है, बताने को स्कूलों का नाम हुआ। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के संबंध में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन संस्थानों के संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सांगवाल ने 6 दिसंबर 2022 को गोवा में बताया कि इन संस्थानों के माध्यम से सरकार देश के प्रत्येक नागरिक और क्षेत्र तक किफायती व बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी क्षमताओं को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि इन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की स्थापना से आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को की स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट की 400 अतिरिक्त सीटें सृजित होगी। चलिए, जिनका ध्यान है इस सब में, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, हाँ, तो नाम लिखवाइए, पढ़िए इसमें। चलिए नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीप का नाम अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। इसका डिसीजन लिया गया है। जो भी निर्जन द्वीप है अंडमान में, जहां पे लोग नहीं रहता है, तो उस सब द्वीप का नामांकन किया जाएगा और उसका नाम किसके आधार पर रखा जाएगा, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को आजादी के अमृत काल में अनोखी श्रद्धांजलि देते हुए सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का
नामांकन इन वीरों के नाम पर गत दिसंबर माह में किया है। इन द्वीपों में से 16 को उत्तरी में और मध्य अंडमान जिले में स्थित है, जबकि 5 को द्वीप दक्षिण। पढ़ले बन याद करो लोगन। हाँ, केंग बाटल बा। सरकार की इस पहल के तहत अंडमान ने पहले INAN 370 द्वीप का नामांकन मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर किया है। चलिए अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट VVI कर लीजिए। अंडमान ने सबसे पहले वो द्वीप का नाम रख ले था INAN 370, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? हाँ, इसे अब सोमनाथ द्वीप के नाम से जाना जाएगा। मेजर शर्मा परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले योद्धा थे, जिन्होंने 3 नवंबर 1947 को बड़गाम युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। चलिए सोमनाथ शर्मा जी चर्चा में आ गए, है ना, पहला परमवीर चक्र विजेता। हाँ, याद रखिएगा, इसी बहाने जीके का सवाल बन गया है वो। इसी श्रृंखला में INAN 308 नाम के निर्जन द्वीप को अब जो है सूबेदार कैप्टन करम सिंह के नाम पर करम सिंह द्वीप कर दिया गया है। अब ये करम सिंह कौन है? तो करम सिंह जो है 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कश्मीर में दक्षिण में तिथवाल की रिचमार गली अग्रिम पोस्ट को सुरक्षित रखने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। इसी प्रकार अन्य द्वीपों के नाम भी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, जैसे मेजर रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा मागर, सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनन, मेजर शैतान सिंह भाटी, कंपनी क्वार्टर नामो रहला शैतान सिंह, सही में हमने को मजाक समझी ले, लेकिन नाम बा शैतान सिंह ना। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशिल पुरजोर-जी तारापुर, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का, कर्नल होशियार सिंह दाहिया, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेको, मेजर रामास्वामी परमेश्वरम, कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे और सूबेदार मेजर संजय कुमार के नाम पर इन निर्जन द्वीपों के नाम रखे गए हैं। ठीक है, 2-3 को हाईलाइटेड है तो उसको जरूर याद रखिएगा, जैसे करम सिंह को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और एक और क्या नाम हुआ था उनका? हाँ, सोमनाथ। ये 2 नाम याद रखिएगा कम से कम, बाकी तो रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, तटरक्षक बल का 100वां मल्टीकॉप्टर ड्रोन के लिए अनुबंध हो गया है। घोर पर आ जाता है ड्रोन कैमरा ना भी आम हमनी के घुमावला। हाँ, अब तटरक्षक बल का 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए अनुबंध बनाया। अभी कंपनी से है ना एग्रीमेंट बनाया, तुमको 100 को हमको मल्टीकॉप्टर ड्रोन देना है। तो तटीय निगरानी एवं रोक की अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए अपने बेड़े में ड्रोन शामिल करने की भारतीय तटरक्षक बल की योजना है। इस दिशा में पहल करते हुए 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए अनुबंध इसने दिसंबर 2022 में किया है। यह ड्रोन चलते हुए पोतों के साथ साथ तटवर्ती ठिकानों दोनों से ही लॉन्च किए जा सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की निगरानी एवं सुरक्षा परिचालनों के दौरान यह ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना चल रहा है। स्टेशनों का पुनर्निर्माण और स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए एक योजना चल रहा है, याद रखिएगा इसको। रेलवे स्टेशनों के उन्नयन एवं नवीनीकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यह योजना शुरू की गई है। 1000 से अधिक छोटे किंतु महत्वपूर्ण स्टेशनों का उन्नयन एवं नवीनीकरण इस योजना के तहत किया जाएगा। योजना के तहत रेलवे के कुल 68 मंडलों में से प्रत्येक 15 को स्टेशनों का कायाकल्प इस योजना के तहत करने की रेलवे की योजना है। इसके लिए प्रत्येक चुने गए स्टेशन पर 10 से 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
यह कार्य अगले 1 से 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 200 बड़े स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम पहले ही देश में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट है, असम में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों का पुनर्सीमन किया गया है। अभी हाल ही में किस राज्य में? इसी टाइप से सवाल बनता है इसका। पूर्वोत्तर राज्य असम में लोकसभा में विधानसभा सीटों के पुनर्सीमन का कार्य 1 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। इसके लिए 2001 की जनगणना, कॉलेज जनगणना के आधार पर अभी हाल ही में किस राज्य में कौन जनगणना को बेस बनाया गया है? परिसीमन का यह कार्य पूरा होने तक राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक चुनाव आयोग ने लगाई है। पुनर्सीमन का यह कार्य जो होगा कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुरोध पर शुरू किया गया है। राज्य में पिछली बार परिसीमन 1976 में हुआ था, पढ़ाए हुए आपको, जिसमें 1971 की जनगणना के आधार पर बनाया गया था। 2001 से 8 के दौरान पूरे देश में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन संपन्न हुआ था, लेकिन कुछ राज्य में नहीं हुआ था, ये भी बताए थे, इसीलिए असम का करा लिया गया है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में विभिन्न क्षेत्रीय और राजनीतिक कारणों से परिसीमन उस समय, चौथा परिसीमन जो होना था नहीं हुआ, इसीलिए अब की बार जाके हुआ है। चलिए 2021 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट आया है। देखा जाए देश में वर्ष 2021 में हुई सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2022 की रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी हुई। रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष 2021 के दौरान पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,03,116। 2021 में एक साल में 4,03,100, 2020 में 3,54,000। ऐसा माना जाता है कोरोना काल था, लोग गाड़ी कम चला था इसलिए कम लोग मारा था। 21 में कोरोना मुक्त हुआ है तो देख लीजिए सीधे 50,000 के आसपास बढ़ गया है। इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 10.5% की वृद्धि 2021 के दौरान हुई है। 2021 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत, एकदम डायरेक्ट मरिए गई, मौतों की संख्या 1,55,622। समझिए 1.5 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटना में मर जाता है, जबकि 2020 में 1,33,000। इस प्रकार सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या कुल मृत्यु में देखा जाए तो 16.8 है। बताइए 16.8% लोग तो सड़क दुर्घटना में मर जाता है। माने कुल 100 को लोग मारा नॉर्मल, तो उसमें 16.8% लोग। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के दौरान हुई सड़क दुर्घटना में अधिकतर दुर्घटनाएं जो तेज गति के कारण हुआ है। हमें हाई स्पीड कौन सी कहा लहरिया कट चाप देवेला वही में टड़क वाला चौकले वाली हम और ओ भाई कभी नाचते चलावे का पता क्या है, हमेशा चलावे तो सोचेगा कि भाई हमारे जिंदगी भर चलावे के बाद। अभी गाड़ी पर बैठे न तो सोची पहला बार नहीं बैठत, हमारा लाइफ टाइम बैठे के बाद। ये बजा रहे थे अभी कुछ दिन पहले, 10-15-20 दिन पहले अपने गड़िया से तो ड्राइवर रखे वो चला रहा था, नहीं अंतिम पर बाका ऐसा करके शुरुआत हो गई तो बुझाता कि अंतिम में दर्शन करा रहे बड़े होंगे। आराम से चलाओ, क्या दिक्कत है कि नहीं है। अब हमने का तो चलाई ले लागे लगे ना याद रहे ना तो जाए, जब सोचिए ले बड़ा था जा भाई 1.5 लाख मौत कम नहीं हुआ, बहुत दुखदायी डाटा है ये। इतना कोरोना से मर जाए लोग तो देश बंद हो गए, समझ रहे ना। चलिए खतरनाक ओवरटेकिंग के कारण 1,03,000 जो वर्ष में हुई कुल दुर्घटनाओं का 25.75 ओवरटेकिंग के वजह से 1/4 लोग मरता है। ओवरटेकिंग के कारण हुई दुर्घटना 42,853 मौतों का कारण 2021 में बनी। खराब मौसम के कारण, ये तो मान लेनी चलो अगर कोनो दोष ना हो बेचारा,
खराब मौसम के कारण जो है 11,110 सड़क दुर्घटनाओं का कारण रहा, जो वर्ष में हुई कुल 4,03,116 दुर्घटनाओं का लगभग 3% है। अच्छा, हाँ, कुहासा वगैरह। अल्कोहल मैंने पी के सीधे लिखी थी, हाँ, अल्कोहल 7,235 दुर्घटनाओं का कारण 2021 में रहा। कम है बा, लेकिन यह संदर्भित वर्ष में कुल दुर्घटनाओं का 1.8% है। 2021 के दौरान घटित सड़क दुर्घटनाओं में 30.3% दुर्घटनाएं एनएच पर तथा 23.9% दुर्घटनाएं एसएच पर। एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं की संख्या 21 में 1899 रही, जिन्हें मरने वालों की संख्या 1356। तो एक्सप्रेसवे पर जल्दी दुर्घटना गाड़ी नहीं करता है, 6 लेन होता है ना, सब अपना अपना साइड पकड़ के स्पीड चुन के चला रहा है। तो ज्यादातर एनएच पर हो रहा है, क्योंकि और वो भी एनएच पर जानते हैं कहाँ होता है, जैसे कि एनएच क्रॉस करता है जब एक दूसरे स्टेट को, तो बड़ा बड़ा जो शहर जुड़ बीच में पड़ जाता है ना, उसी में एक्सीडेंट होता है। ज्यादातर मौत देखिएगा पिपरा कोठी के बाद, मुजफ्फरपुर के पहले नहीं, पिपरा कोठी से एने मुझे मोतिहारी के बीच में है ना, इस टाइप से मिलेगा आपको। इधर तिरकोलिया रोड भी बने, समझिए कि डेथ स्पॉट बना हुआ है। तिरकोलिया रोड में भी देखते हैं कि हमेशा महीना में 2 को 4 को 5 को 10 को मिल ही जा रहा है ना, हाँ। इसलिए ज्यादातर मिलेगा एनएच है, तो एनएच, लेकिन कहने के लिए ना एनएच हो गया वो, तो पूरा शहर के बीचों बीच हो जाता है, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है। चलिए, हो गया। पिछला पेज पर भारत 2022 एक नजर में, कहे का मतलब है जितना महत्वपूर्ण पर्सनालिटी घटना संस्थान बा, एक पन्ना में 2022 का सारा घटना दे दिले बा। इसको पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। ये मोस्ट वीवीआई होता है 2022 को, ये एक पन्ना में दे दिया है मात्र, ठीक है। तो बहुत कम शॉर्ट में दिया है, लेकिन जनरल कंपटीशन में काम चल जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग देश की सबसे दूरी तक, कौन दूरी तक, सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का प्रक्षेपण हो गया, होता रहता है। देश की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक और पहल के तहत भारत ने सतह से, अग्नि मिसाइल किस तरह का मिसाइल है, सतह से, हाँ, सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक सफल परीक्षण 15 दिसंबर 2022 को, कौ तारीख को, कहां से कहां मार करने वाला, 10 किलोमीटर की दूरी तक सटीक मार करने में सक्षम। कितना किलोमीटर की दूरी तक, हाँ, यह मिसाइल भारत की सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है तथा पाकिस्तान 5000 किलोमीटर, यानी हमने के रेंज रख ले, पाकिस्तान है चीन के, हाँ, पाकिस्तान चीन के सभी प्रमुख शहरों को एकदम उड़ाइए दे हम सब। ओकरा संगे संगे अगर ईरान, रूस, यूक्रेन, इंडोनेशिया के भी कुछ भाग इसकी रेंज में है। 15 दिसंबर 2022 का यह परीक्षण जो हुआ, कहां से हुआ, ओडिशा के बालासोर तट के निकट। अब तो ये सब जान गए हैं ना, मिसाइल का प्रक्षेपण, हाँ, अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र से किया गया। परीक्षण से पूर्व एक अधिसूचना जारी करके बंगाल की खाड़ी को नो फ्लाई जोन अधिकारियों ने घोषित किया। अपने परीक्षण से पहले करे के पहले कोनो तरह के नावे ना, तो पता चली कि वे उदिया दे लगे। भारत के डीआरडीओ द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित, यानी अग्नि 5 मिसाइल को किसने बनाया, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का कौन कंपनी, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स, हाँ। तो ये जो अग्नि मिसाइल है, ये 17.5 मीटर लंबा, 2 मीटर व्यास है इसका, और 50 टन वजन का यह मिसाइल 1.5 टन तक वारहेड ढोने में सक्षम है। 50 टन का खुद है और 1.5 टन का बारूद ढो सकता है, सीधा भाषा में। हाँ, ले जाके छोड़े को, हो ना भाई, वारहेड उसी को बोलते हैं। हाँ, ये हे में से निकलता है, उसी को ले जाके छोड़ देता है, जहां गिराना है गिरा देता है। सतह से सतह ऊपर नहीं फूटेगा, धरती पर गिर के फूटेगा। सतह से वायु मेरा तो ऊपर फूट जाता है। तो किसी दूसरे मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए सतह से वायु का जरूरत पड़ता है,
ये जगह को बर्बाद करना है, एरिया को बर्बाद करने के लिए, है ना। लेके जाएगा कुछ ऊंचाई पर जाकर छोड़ देगा उसको, अब पूरा इसमें सब लगा रहता है नेविगेशन वगैरह, एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट करके तब छोड़ेगा। जैसे मैंने मोतिहारी में छोड़ना है, मोतिहारी अब तो अमेरिका के पास तो इतना है कि अगर हमको मारना है तो मार देगा, हमको मारना है ऐसे स्पेशल उसका मिसाइल है जो आके खोज के हमको मार के चला जाएगा, और कितना रिटर्न चला जाएगा। अभी हाल ही में मारा है ना पाकिस्तानी आतंकवादी, अरे बड़ा फेमस थे, घरवा में बैठल थे, शीशा का खिड़की था, शीशा का खिड़की था, और में टहल रहे थे, आया मार दिया, खेल खत्म। घर के अंदर ये बहुत बड़ा चीज नहीं रह गया है विश्व के लिए, अमेरिका के पास ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है। तो भारत के पास इतना है कि मोतिहारी के उड़ाए के बाद उड़ा दी, अलग बात जानपुर के जगह बलुआ नहीं गिर गए इतना अभी ये नहीं है, बड़ी गिराए के बाद जानपुर में गिर गल बलुआ, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी है, इतना कम नहीं है ना। हाँ तो 1.5 टन वारहेड ढोने की समय, इसका पहला परीक्षण बहुत पहले किया गया था, अग्नि 5 है, 19 अप्रैल 2012 को किया गया था। 15 दिसंबर 2022 का ताजा परीक्षण इसका 9वां परीक्षण था, अंडरलाइन कर लीजिए इसका पहला परीक्षण, हाँ 2012 को, और 9वां ये जो परीक्षण हुआ है 9वां परीक्षण है इसका। यह परीक्षण मिसाइल पर लगाई गई नई तकनीकों एवं उपकरणों के परीक्षण के लिए किया गया था। इनसे यह मिसाइल अब पहले से ही कुछ हल्की हो गई है, आवश्यकता पड़ने पर इसकी रेंज बढ़ाया जा सकता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का मानना है अग्नि 5 के वजन को घटाकर इसकी मारक क्षमता को, हाँ ठीक सा बात सोचा है सब, वजन को कम करके इसकी मारक क्षमता को 5000 से कितना, परमाणु क्षमता संपन्न अग्नि 5 मिसाइल का पिछला यानी 8वां परीक्षण 27 अक्टूबर 2021 को, 7वां परीक्षण 2018 को, इसका दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013 को, तीसरा, पहला तो जानिएगा नहीं सब, 19 अप्रैल 2012 को। कुल को भर है, चला होगा बात खत्म, काफी बेहतरीन जानकारी, इतना पूछ भी ना करी। हाँ चलिए अंडरलाइन कीजिए, अग्नि श्रृंखला की अन्य चारों मिसाइल, ये अग्नि 5 ना है, तो अन्य चारों मिसाइल में अग्नि फर्स्ट की मारक क्षमता 700, बोलिए, अग्नि 2 के, अग्नि 3 के, अग्नि 4 के, अग्नि 5 के, अग्नि 5 के बढ़ावे के बाद चलता है, याद रखिए ये बात इंपॉर्टेंट बताना चाह रहे थे। अग्नि 5 का भी वर्तमान में कितना है, जिसको बढ़ाकर इना की अग्नि 7 वाला ले आओ। चलिए अग्नि 3 का परीक्षण भी किया गया है, ये है ना, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करके बना 12 ही में था 5, अब फिर देख रहे हैं परीक्षण किया गया, तो परीक्षण हमेशा होते रहता है, जब होगा तब न्यूज में आ जाता है, इसलिए कपालभाती होता है। और 9 बार परीक्षण किया जा चुका है, तो हर बार करके थोड़ा सा चेक किया जाता है कि गड़बड़ात नहीं समझे, इसीलिए उसी तरह अग्नि 3 का भी परीक्षण किया गया है 24 नवंबर 2022 को। भारत के डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 3 मिसाइल का एक परीक्षण 24 नवंबर 2022 को किया गया। तो अग्नि 3 है तो इसकी मारक क्षमता अभी ना पढ़े हैं कितना, तो 3000 से बढ़ा के 5000 मार करने में सक्षम। यह परीक्षण कहां से किया गया होगा, ओरिजन से, ठीक बानू। हाँ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 3 भी है, उसको सेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। अब इसका लंबाई चौड़ाई 17 मीटर लंबा है, और वहीं अग्नि 5 कितना मीटर लंबा है, अरे अभी 17.5, हाँ, और 2 मीटर व्यास इसका भी है उसका भी है, और ये 40 टन वजनी है, हाँ 50 टन। पहले से अनेक परीक्षण किए जा चुके हैं। इसका पहला परीक्षण अग्नि 3 का पहला परीक्षण जो है 2006 में किया गया था, अग्नि 5 का 2012 में, जो कि कामयाब नहीं रहा, फेल हो गया। 2006 में पहला परीक्षण इसका फेल हो गया था, फिर 2007 में किया गया जो सफल रहा। बाद में इसके अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। अग्नि 3 के 30 नवंबर 2019 के यानी पिछला परीक्षण रात्रिकालिक परीक्षण में भी कुछ तकनीकी कमियां पाई गई थी। चलिए नेक्स्ट अग्नि 3 है। SU-30 MKI विमान समुद्री लक्ष्य को निशाना बनाने को ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया है।
भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान से लंबी दूरी तक जमीन में या समुद्र में किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता की पुष्टि 2022 में उस समय की, जब एक सुखोई Su-30 MKI विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण उसने किया। मतलब विमान है ये सब, ऐसे मिसाइल कौन छोड़ा जाए? ब्रह्मोस। हाँ, तो ब्रह्मोस को दागने के लिए मिसाइल कौन है? Su-30 MKI। Su-30, हाँ, इससे कौन मिसाइल छोड़ा जाए? ब्रह्मोस छोड़ा जाए। ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का यह परीक्षण 29 दिसंबर 2022 को एक सुखोई Su-30 MKI विमान से किया गया, जिसमें 400 किलोमीटर की रेंज में बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया। ऐसे ही सब प्रहार किया जाता है, सब पानी में, रेगिस्तान में, जंगल में, है ना। तो जनरली पानी में किया गया है। 400 किलोमीटर का रेंज बना करके वहां पे निशाना बनाया गया, उस पर छोड़ा गया ब्रह्मोस मिसाइल को। तो बिल्कुल सफल रहा ये। हाँ, रक्षा मंत्रालय की 29 दिसंबर की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस परीक्षण के साथ वायुसेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री लक्ष्य पर सटीक हमला करने की क्षमता में वृद्धि हासिल की है। विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय वायुसेना, नौसेना, रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO, है ना, BAPL तथा HAL के समर्पित प्रयासों ने इन उपलब्धियों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, ही तीसरी इस बार का राष्ट्रीय घटनाक्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वो 13 गो न्यूज था, है ना। चलिए, गुजरात का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ करके था ना कुछ। अभी हाल ही में किसको हिमाचल प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? मुकेश अग्निहोत्री। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है? राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का प्राप्त कौन को पार्टी हो गया? राष्ट्रीय स्तर का पार्टी के लिए 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा होना चाहिए। इसके लिए आम आदमी पार्टी को कौन कौन राज्य में? राफेल विमान किस देश से खरीदा गया? कॉगो। किस कंपनी से? दसॉल्ट एविएशन। वेरी गुड। आयुष चिकित्सा प्रणाली के लिए 3 गो राष्ट्रीय संस्थान खुल रहा है, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ? यूनानी चिकित्सा वाला और होम्योपैथी। हाल ही में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अंडमान निकोबार के जो भी निर्जन द्वीप है उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? और इस क्रम में पहला नाम, दूसरा नाम, थोड़ा सा दूगो ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी हाल ही में किस राज्य की लोकसभा विधानसभा सीटों का पुनर्सीमन किया गया है? 2021 के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों की संख्या लगभग कितनी? 1,55,622। कुल मौतों की संख्या लगभग 1.5 लाख। 1.5 लाख याद रखिएगा ना, काम चल जाता है। अग्नि 5 का पहला सफल परीक्षण कब किया गया था? 19 अप्रैल 2012। 2015 दिसंबर 2022 को किया गया सफल परीक्षण। इसका कौवा सफल परीक्षण था? 9वां। अग्नि 5 का मारक क्षमता कितना है? कितना तक किए जाने के बाद है? अग्नि 3 का पहला सफल परीक्षण किस वर्ष? 7। अग्नि 3 का 7। Su-30 MKI विमान के जरिए किस मिसाइल का परिचय? चलिए यहीं लोग।